नमस्कार साथियों, मैं बीडी शर्मा आपका स्वागत करता हूं योग क्षेम विद बीडी शर्मा चैनल में। तो पिछले चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में हमने ये समझा था कि इंश्योरेंस आखिर है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और समाज में इसकी क्या उपयोगिता है, जिसमें हमने रिस्क, पेरिल, हैजर्ड्स इन टर्मिनोलॉजी को आसान रियल लाइफ उदाहरण से समझा था। तो हमारा अगला चैप्टर है जो इंश्योरेंस की आत्मा भी कहलाती है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इनमें हम जो है महज किताबी ज्ञान नहीं, आम जिंदगी के साथ, क्योंकि बीमा हमारे जीवन से जुड़ी हुई विषय वस्तु है, तो इसे रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी और बीमा लेने वाला प्रस्तावक, प्रपोजर, वो दोनों ही पूर्ण सद्भावना और सत्य का पालन करेंगे। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सामान्य दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को बीमा लेने वाले व्यक्ति की अधिक जानकारी नहीं होती। आप अपने और बीमा की विषय वस्तु जिसका बीमा करवाना है उसके बारे में भली भांति जानते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी आप पे विश्वास करती है, इसलिए इंश्योरेंस जो बीमा का कॉन्ट्रैक्ट है वो विश्वास पर आधारित है, अटमोस्ट गुड फेथ पर। अब हम इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल से। मान लो एक व्यक्ति हैं, सज्जन रमेश जी उनका नाम है। तो रमेश जी को पिछले 5 साल से डायबिटीज और हाइपरटेंशन था। उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का निर्णय लिया। तो एजेंट ने पूछा, एनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, कोई पुरानी बीमारी? तो रमेश जी सोचने लगे, अगर सच बताऊंगा तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो लिखवा दिया नो। 2 साल बाद हार्ट अटैक हुआ, क्लेम आया और अस्पताल के बिल्स और पुरानी बीमारी का रिकॉर्ड हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री सामने आई, क्लेम रिजेक्ट हो गया। अब रमेश कुमार जी कहते फिरते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। वास्तविकता क्या है दोस्तों? वास्तविकता ये है कि झूठ ने क्लेम रिजेक्ट किया। तो इंश्योरेंस में तथ्यों को छुपाना नहीं पड़ता, यही है अटमोस्ट गुड फेथ। उसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। मटेरियल फैक्ट्स जो अंडरराइटर्स की प्रूडेंसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके निर्णय को प्रभावित करते हैं कि बीमा लेना है या उसे डिक्लाइन करना है या किन शर्तों पर लेना है, तो इसको छुपाना नहीं है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। आपने अपनी गाड़ी का बीमा करवाया जो कमर्शियल यूज में चलती है।
ये बात छुपाई गई और प्राइवेट कार का बीमा ले लिया। कुछ समय बाद एक्सीडेंट हुआ। इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट में ये प्रूव हो गया कि गाड़ी कमर्शियल यूज में चलती है। तो पॉलिसी की टर्म्स होती है यूसेज ऑफ व्हीकल, उसके तहत फिर क्लेम में तो मुश्किल नहीं थी। तो सीधी सी बात है, इंश्योरेंस अटमोस्ट गुड फेथ पर आधारित है, डिपेंडेंट है। तो इसमें सत्य को छुपाना नहीं पड़ता। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, सच बोलेगा तो क्लेम खोलेगा, तो क्लेम में दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरा प्रिंसिपल, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे एक इमारत जो है पिलर पर खड़ी होती है, स्तंभ पर, तो ये प्रिंसिपल्स भी इंश्योरेंस के पिलर्स हैं, स्तंभ हैं। अगर इन प्रिंसिपल्स को हटा दिया जाए तो इंश्योरेंस सिस्टम धराशायी हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे इंश्योरेबल इंटरेस्ट की। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का सीधा सीधा मतलब है कि आप उस चीज की इंश्योरेंस करवा सकते हैं जिसमें आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जिसके क्षतिग्रस्त होने से आपको फाइनेंशियल लॉस होता है। अब इसे हम एक फ्रॉड स्टोरी जो अभी बस्ट हुआ है गैंग हाल ही में, उससे समझते हैं कि कुछ समय पहले एक गिरोह जो है असहाय, गंभीर रूप से बीमार लोगों का बीमा करता था और दुर्घटना में उनकी मृत्यु दिखाकर जो है बड़े भारी भरकम इंश्योरेंस क्लेम जो है लॉस करता था, लेने का प्रयास करता था। तो आज वो गिरोह कानून के दायरे में है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का, अपने परिवार का बीमा करवा सकते हैं, क्योंकि उनके नुकसान होने से आपको आर्थिक नुकसान होता है। सीधी सी बात, वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। मंशा सही होनी चाहिए बीमा में। अब आप अपनी गाड़ी का, अपना पर्सनल एक्सीडेंट हेल्थ इंश्योरेंस, अपने स्पाउस का लाइफ इंश्योरेंस, चिल्ड्रन बच्चों की बीमा पॉलिसी, मकान, दुकान, फैक्ट्री, जो भी है जिसके क्षतिग्रस्त होने से आपको नुकसान पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो उसका बीमा ले सकते हो खुशी से। क्या आप अपने पड़ोसी के घर का बीमा करवा सकते हो? नहीं करवा सकते। क्या फिल्म स्टार का बीमा करवा सकते हो? नहीं करवा सकते। क्या किसी अजनबी का बीमा करवा सकते हो? उसका भी नहीं करवा सकते। वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी कहते हैं नुकसान की भरपाई के नियम, क्षतिपूर्ति। तो ये नियम क्या कहता है? प्रिंसिपल लॉ ऑफ इंडेमनिटी कहता है टू पुट यू इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज यू वर हैविंग इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ अकरिंग द लॉस। नुकसान के समय में जो आर्थिक स्थिति थी, उस स्थिति पर जो है इंश्योरेंस आपको लाने का प्रयास करती है, प्रॉफिट नहीं।
इट रेस्टोर द लॉस, मुनाफा नहीं, प्रॉफिट नहीं। तो इस बात को हम समझते हैं कि आपकी फैक्ट्री है, 50 लाख सम इंश्योर्ड है और उसमें आग लग गई, 2 लाख का नुकसान हुआ, तो 4 लाख 5 लाख या 50 लाख नहीं मिलेंगे। जो नुकसान आंकलन हुआ है वही मिलेगा। कहने का साफ साफ मतलब है कि इंडेमनिटी का प्रिंसिपल आपको इंश्योरेंस की क्षतिपूर्ति का दावा करता है, रेस्टोरेशन ऑफ लॉस, प्रॉफिट नहीं लेने देगा। अब इसी नियम से एक अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। और प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आपकी कार है, वो 2 इंश्योरेंस कंपनी से उसकी इंश्योरेंस हो गई। अब उसका क्लेम आया 60,000 रुपये का, तो क्या दोनों कंपनी 60-60 हजार का क्लेम देंगे? ये तो 1,20,000 हो गया ना, डबल। तो कंट्रीब्यूशन का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी को फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में हमने क्या सोचा कि वो लॉस को रेस्टोर करता है, क्षतिपूर्ति करता है, आपको उसी पोजीशन पे रखता है जो एक्सीडेंट से पहले आपकी थी। तो 60,000 का क्लेम हुआ तो दोनों कंपनीज जो है अपने अपने प्रोपोर्शनेट के हिसाब से क्लेम पे कर देंगी। इसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। इसी उदाहरण को दूसरे तरीके से समझे। आपकी फैक्ट्री है और उसका 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है, आग लगी, 10 लाख का नुकसान हो गया। अब उसने भी ए और बी 2 कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखा था। अब 10 लाख और 10 लाख अगर दोनों देंगे 10-10 लाख तो 20 लाख होगा, तो 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। नुकसान कितने का हुआ? 10 लाख का। तो कंट्रीब्यूशन क्या कहता है? दोनों इंश्योरेंस कंपनी अपने अपने अनुपात में, प्रोपोर्शनेट में उस बिजनेस, उस लॉस को जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये कंट्रीब्यूशन का जो है, इसको हमने समझ लिया कि इसमें भी रेस्टोरेशन ऑफ लॉस, प्रॉफिट नहीं। तो बीमा पॉलिसी आपके नुकसान की भरपाई करती है, बीमा लाभ के लिए नहीं है। फिर उससे अगला महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनिएगा, जिसे क्लेम सेटलमेंट का राजा कहते हैं, किंग ऑफ क्लेम सेटलमेंट, वह प्रॉक्सिमेट कॉस्ट। प्रॉक्सिमेट कॉस्ट क्या है? जो सबसे मोस्ट एफिशिएंट एंड इमीडिएट कॉज है लॉस का, नुकसान का, सबसे समीप, सबसे प्रभावी। और इसे हम समझते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से बड़े आसान। वो जो मान लो कि एक नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की वजह क्या हुई? फैक्ट्री है, तो एक पेड़ था, वो बड़ा तूफान आया, पेड़ गिरा, और पेड़ गिरा फैक्ट्री पर, फैक्ट्री की इमारत का नुकसान हो गया। अब नुकसान का कारण क्या है? इंश्योरेंस लॉ क्या कहता है? तूफान है या पेड़? इंश्योरेंस लॉ कहता है तूफान, क्योंकि वो सबसे मोस्ट इफेक्टिव कॉज ऑफ लॉस था।
तो इंश्योरेंस में जो है सिर्फ लॉस नहीं देखा जाता, कॉज ऑफ लॉस भी देखा जाता है कि लॉस किस वजह से हुआ। तो उसी के हिसाब से जो है क्लेम सेटलमेंट का निर्णय लिया जाता है। तो ये अप्रॉक्सीमेट कॉज। तो इसके बाद हमारा जो 7वां प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है वो है लॉस मिनिमाइजेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इंश्योर्ड की ड्यूटीज, कर्तव्य बताता है। आपके घर में आग लग गई, घर का बीमा हो रखा है, तो क्या आप चुपचाप बैठे घर को जलते हुए देखते रहेंगे कि घर का बीमा हो गया निश्चिंत? और इंश्योरेंस कंपनी वालों ने ये कहा है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ पीस ऑफ माइंड कॉन्ट्रैक्ट। भाई वहां पर आपकी ड्यूटी है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है रीजनेबल केयर। तो रीजनेबल केयर क्या करनी है? एक फोन करना है फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड बुलानी है आग बुझाने के लिए, और खुद भी बाल्टी भर के पाइप से किसी भी साधन से जो है नुकसान को कम करने का प्रयास करना है, लोगों की मदद लेनी है। चुपचाप बैठकर घर को जलते हुए नहीं देखना। तो ये है ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड। इसी बात को हम एक दूसरे उदाहरण से भी समझते हैं, बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि आप गाड़ी पर जा रहे हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आप दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को सड़क पर ही छोड़कर चले गए। उसके बाद जो है और नुकसान हो गया गाड़ी को। तो ये जो कंसिक्वेंशियल लॉस हुआ है बाद में, अतिरिक्त लॉस, इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। तो इसीलिए रीजनेबल केयर ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड, ये जो है वारंटी कंडीशन ऑलरेडी पॉलिसीज में होती हैं, जिसको हमें समझना होता है। कॉमन लॉ के अंडर भी ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लॉस को मिनिमाइज करें। तो साथियों, आज हमने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, देन अपना इंडेमनिटी की जो ऑफशोर्स आगे दो हैं, सबरोगेशन। सबरोगेशन क्या है? बड़ा मुश्किल सा शब्द लगता है, लेकिन ये सबरोगेशन भी जो है बड़ा सरल इसका कंसेप्ट है। इसको हम समझें इस तरीके से कि सबरोगेशन है क्या। मान लो आपकी फैक्ट्री का माल एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में गया, तो ड्राइवर की गलती से उस ट्रक पलट गया और माल डैमेज हो गया। वो इंश्योर्ड था, इंश्योरेंस कंपनी ने आपके सामान का नुकसान की भरपाई कर दी। अब वो जो नेग्लिजेंट पार्टी है ट्रांसपोर्टर, उससे रिकवरी कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो सबरोगेशन क्या कहते हैं? पहले क्लेम देंगे, उसके बाद रिकवरी करेंगे। रिकवरी कौन करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। राइट, ये इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड रेमिडीज ऑफ रिकवरी टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो ये भी ऑफशूट है, ये भी फॉलो करता है अपना प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी को। तो हमने ये प्रिंसिपल समझ लिए, क्योंकि इंश्योरेंस जो है ये जिम्मेवारी है। इंश्योरेंस में हमारी ड्यूटीज भी हैं। जब हम इन प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं तो पॉलिसी वर्डिंग, इंश्योरेंस लॉ, अंडरराइटिंग
क्लेम, इन सब की समझ आ जाती है। तो अब मैं कुछ एक्सेप्शंस की बात करूंगा। इन प्रिंसिपल्स में जो एक्सेप्शंस आती हैं उन्हें भी हम डिस्कस कर लें ताकि हमारी व्यापक जानकारी हो जाए। कई जगह ये अप्लाई नहीं होते हैं और कई जगह अप्लाई होते हैं तो डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से होते हैं। जैसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, जो फायर इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, इंजीनियरिंग है, तो प्रॉपर्टी एसेट्स की जितने भी इंश्योरेंसेस हैं इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है इंश्योरेंस लेते समय भी होना चाहिए और क्लेम के समय में भी होना चाहिए, दोनों समय में होना चाहिए। अब मान लो आपने मकान का इंश्योरेंस करवाया और उसे 2 महीने बाद बेच दिया, बेचने के 1 महीने बाद उसमें आग लग गई, तो क्लेम किसे मिलेगा? जब आग लगी है जिसका उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा उसी को क्लेम मिलेगा। इसने इंश्योरेंस के टाइम में पॉलिसी लेते समय पॉलिसी ली थी और मकान बेच दिया, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसी टाइम उस मकान से खत्म हो गया। ऐसे ही गाड़ी में क्या होता है, मान लो आपने गाड़ी बेच दी, आप उस गाड़ी की पॉलिसी भी साथ में बेच सकते हो या उस पॉलिसी का रिफंड भी ले सकते हो, प्रीमियम रिफंड भी ले सकते हो। तो गाड़ी बेचते ही आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट खत्म हो गया। अगर बेचने के बाद गाड़ी को कोई नुकसान होता है तो उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट ना होने पर आपका कोई दावा बनता नहीं है। जिसका होगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिसने खरीदी है, उसने इंश्योरेंस करवाई है, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट बन जाता है। लेकिन मैरीन कार्गो इंश्योरेंस थोड़ा सा एक्सेप्शन है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, क्योंकि मैरीन कार्गो पॉलिसी जो है वो फ्रीली असाइनेबल पॉलिसी है। बॉम्बे से माल चला, चाहे वो ट्रक से आ रहा है, चाहे ट्रेन से आ रहा है या किसी भी मोड से आ रहा है, तो वो रास्ते में उसने बेच दिया और उसने असाइन कर दी वो पॉलिसी उसके नाम पे। तो अगर वो पहुंचते पहुंचते जहां पर उसे पहुंचना था डैमेज हो जाता है रास्ते में, तो जिसके नाम पे वो पॉलिसी असाइन की गई है उसे मिलेगा। तो मैरीन कार्गो इंश्योरेंस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है एट द टाइम ऑफ क्लेम में होना बहुत जरूरी है। अब दूसरा आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहां कहां पर लागू नहीं होता? लाइफ इंश्योरेंस, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बेनिफिट पॉलिसी। ये ह्यूमन लाइफ पर है। पर्सनल एक्सीडेंट, जनरल ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ को आप मॉनेटरी टर्म्स में इवेल्युएट नहीं कर सकते। मान लो एक व्यक्ति के पास लाइफ इंश्योरेंस की 1 करोड़ की पॉलिसी है और 2 50-50 की लाख की पॉलिसी है। अगर खुदा ना खास्ता उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस नॉमिनी को 2 करोड़ रुपया मिलेगा। कंट्रीब्यूशन, इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में जहाँ पे इंडेमनिटी नहीं है वहाँ पे कंट्रीब्यूशन और सब्रोगेशन भी नहीं होगा। फिर जनरल पर्सनल एक्सीडेंट में जो फिक्स्ड बेनिफिट्स हैं जैसे डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट,
टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट, तो इनमें भी जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है लागू नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता। तो ये चीज़ें टर्म्स हमने समझ ली। तो इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इंश्योरेंस अवेयरनेस सीरीज़ को लगातार बड़े दिलचस्प ढंग से रियल लाइफ एग्जाम्पल से तो आपको समझाते रहें। तो योगक्षेम विद वीडी शर्मा के साथ बने रहिए। चैप्टर नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स में जल्दी मिलते हैं आपको। नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।